सबके मन पर छाया है। सुनता हूँ मैं हर पल लेकिन तुमने ये बतलाया है। सोच की कोई दिशा नहीं पर समझ की सुंदर काया है। Want to be remembered, want to be remembered, want to be remembered, want to be remembered। नमस्कार श्रोताओं, हम सभी में से किसी ने भी अपना कल नहीं देखा है, लेकिन उसे लेकर हम अक्सर सपने जरूर देखते हैं और ये बहुत जरूरी भी होता है, क्योंकि जब तक सपने देखे नहीं जाएंगे उन्हें पूरा करने का प्रयास भला कैसे किया जाएगा। बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड में अक्सर हम आपको उन लोगों से रूबरू करवाते हैं जिन्होंने अपने सपनों को पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, और इसीलिए आज खुद इतिहास को भी उन पर नाज है। वैसे स्कीइंग यानी स्की खेल के बारे में तो आप जानते ही होंगे, और हो सकता है कि शौकिया तौर पर आपने इसे खेला भी हो। दरअसल इस खेल में बर्फ पर रेस करने के लिए अपने शूज को स्की से बांधकर बर्फ पर फिसलते हैं। स्की लकड़ी, धातु या प्लास्टिक के पतले तख्ते से बना होता है। स्की बाजी में अक्सर दोनों हाथों में सहारे के लिए एक एक छड़ी भी पकड़ी जाती है। और अब हम जिनकी बात कर रहे हैं वो पर्सनैलिटी भी इसी खेल का एक जाना पहचाना नाम है। इन्होंने सन 2013 में आयोजित वर्ल्ड चैंपियनशिप का स्लालम गोल्ड मेडल जीतकर न सिर्फ सभी को खुद पर गर्व करने का मौका दिया, बल्कि इस क्षेत्र में ये सफलता हासिल करने वाली सबसे कम उम्र की महिला होने का खिताब भी अपने नाम किया। ये कारनामा करने वाली कोई और नहीं बल्कि मिकेला शिफ्रिन है, और इन्होंने ये जीत 39 वर्ष की उम्र में हासिल की थी। इस सफलता को जारी रखते हुए ही शिफ्रिन ने सन 2014 के विंटर ओलंपिक में भी स्लालम स्वर्ण पदक अपने नाम किया था। I had won the gold medal. I had the green light. I mostly just didn't want to stop. I kept kind of skiing around the finish arena, and I just didn't want to stop. I wanted to keep my skis moving as long as I could. For the crowd, for the world watching, miracles give them hope that something like that can happen for themselves. And so my goal coming to the Olympics was to prove to the world that miracles are not random and that you're in charge of your own destiny. You can really control that. So I wanted to come here and create my own miracle. शिफ्रिन का जन्म 13 मार्च 1995 में कोलोराडो में हुआ था। वैसे इनके माता पिता दोनों ही स्कीइंग के खेल से ताल्लुक तो रखते थे, लेकिन उन्होंने मेडिकल करियर को अपनाने के बाद इस खेल को लगभग ना कह दिया था। वहीं उनकी बेटी ने स्कीयर बनने का सपना कभी अपनी आंखों से ओझल नहीं होने दिया। इन्होंने प्लास्टिक स्कीज की मदद से ही मात्र 2 साल की उम्र से अपने रास्ते पर अभ्यास करना शुरू कर दिया था, और सन 2003 में जब इनका पूरा परिवार न्यू हेमिस्फीयर आ गया, तब शिफ्रिन ने अपनी स्किल्स को हिल स्की एरिया में कोच रिक कोल्ट की मदद से डेवलप करने की कोशिश करना शुरू कर दिया। इन्होंने अपना ज्यादा से ज्यादा समय बार बार अभ्यास में बिताया ताकि वो अपनी टेक्निक्स को परफेक्ट बना सके। शिफ्रिन की प्रतिभा अंतर्राष्ट्रीय स्की समुदाय की नजर में आई और सन 2010 में इस दौरान इन्होंने ट्रोफियो टोपोलाइन में जीत दर्ज की थी। इसी के साथ 1999 के बाद शिफ्रिन ही वो पहली फीमेल अमेरिकन थी जिन्होंने इटली के प्रतिष्ठित जूनियर इवेंट में जीत दर्ज की। सन 2011 और 12 सीजन की विश्व कप प्रतियोगिता में ये पूरे टाइम शामिल रहीं। इस सिलसिले में इन्होंने अपनी मां के साथ यूरोप के टूर पर जाने का फैसला किया था। अब आप सोचेंगे कि मां का साथ क्यों? तो वो इसलिए क्योंकि मां के रहते उन्हें अपने खाने पीने और दूसरी चीजों के बारे में चिंता करने की जरूरत ही नहीं थी, और फिर शिफ्रिन अपना पूरा ध्यान अपने अभ्यास पर लगा सकी। ये फैसला बिल्कुल सही साबित हुआ और इन्होंने 2011 की विश्व कप प्रतियोगिता में अपना पहला स्लालम ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया।
इस जीत के साथ ही शिफ्रिन का नाम रूकी सर्किट ऑफ द ईयर में भी शामिल हो गया। वैसे सन 2012 की यूएस चैंपियनशिप में भी ये अपना स्लालम टाइटल बचा पाने में कामयाब रही थी। शिफ्रिन ने इस साल यानी 2014 को सोची में हुई विंटर ओलंपिक्स में भी भाग लिया था। इस दौरान इनकी उम्र थी मात्र 18 साल। इसके एक साल पहले ही इन्होंने सबसे कम उम्र में स्लालम टाइटल अपने नाम करने का रिकॉर्ड दर्ज किया था। ऐसे में प्रतियोगिता में हर तरफ से निगाहें शिफ्रिन पर ही थी। इन्होंने अपना पहला रन तो आसानी से पूरा कर लिया, जबकि दूसरे रन के दौरान इनकी स्कीज क्रैश हो गई। किसी तरह 1 मिनट 44 सेकंड में इन्होंने अपने आप को रिकवर किया और अपने आप को संभालते हुए प्रतिस्पर्धा को जारी रखा और एक बार फिर से वो गोल्ड मेडल पाने में सफल रही। बस अंतर सिर्फ यही था कि ये गोल्ड मेडल शिफ्रिन ने ओलंपिक्स में हासिल किया था। साथ ही पिछले 42 वर्षों में ओलंपिक इतिहास में ये कारनामा करने वाली वो पहली अमेरिकन भी रही। स्कीइंग के क्षेत्र में शिफ्रिन को अभी कई नए आयाम रचने बाकी हैं, जिसके लिए हमारी पूरी टीम इन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं देती है। साथ ही हमारी ओर से शिफ्रिन को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई भी। श्रोताओं, कई बार कब हमारा शौक हमारा पैशन बन जाता है पता ही नहीं चलता और फिर देखते ही देखते ये पैशन ही हमारा फ्यूचर बन जाता है, साथ ही दुनिया में हमारी पहचान का जरिया भी। ऐसे में इसके बिना हमारा अस्तित्व शायद वैसे ही नजर आएगा जैसे जल बिन मछली। आज ही के दिन 1960 में इंग्लैंड में जन्मे एडम क्लेटन संगीत की दुनिया का एक ऐसा ही नाम है जिसे बेस प्लेयर के रूप में पहचाना जाता है। बेस गिटार का ही दूसरा रूप होता है, इसीलिए कई बार इसे बेस गिटार भी कहा जाता है। जब एडम हाई स्कूल में थे तभी इन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर एक बैंड बनाया था जिसे आज U2 के नाम से पहचाना जाता है। U2 रॉक ग्रुप को संगीत की दुनिया में असली स्टारडम मिली 1987 में। इस दौरान इनका एल्बम द जोशुआ ट्री को जबरदस्त सफलता मिली और इसे संगीत का मास्टरपीस कहा गया। एडम जब 4 साल के थे तो इनके पिता को ईस्ट अफ्रीकन एयरवेज में नौकरी मिल गई और फिर पूरा परिवार नैरोबी आकर बस गया। वैसे एडम ने इस समय को अपने बचपन का सबसे खुशनुमा वक्त भी माना है। 1965 में इनका परिवार डबलिन आ गया और फिर 8 वर्ष की उम्र में एडम को एक बोर्डिंग स्कूल भेज दिया गया। पर यहाँ पर इनका रिस्पॉन्स कुछ बेहतर नहीं था, क्योंकि ना ही तो एडम को स्पोर्ट्स में लगाव था और ना ही सामाजिक गतिविधियों में। एडम का मन सिर्फ पॉप संगीत को सुनने में लगता था, लेकिन विद्यार्थियों को संगीत सुनना और टीवी देखना अलाउड नहीं था। इसीलिए इन्होंने ग्रामोफोन सोसाइटी को ज्वाइन कर लिया, जहां इन्हें क्लासिकल म्यूजिक से जुड़ने का मौका मिला। हॉस्टल छोड़ने से पहले इन्होंने कुछ समय तक पियानो सीखने के लिए क्लासेस भी ली। 10 साल की उम्र से ही एडम में रॉक ओपेराज के प्रति लगन नजर आने लगी थी। साथ ही वो क्लासिकल व पॉपुलर संगीत के बीच का रास्ता तराशने लगे थे। 13 साल की उम्र में इनका स्कूल बदल गया और साथ ही दोस्तों का ग्रुप भी। इस दौरान इनके साथी वही हुआ करते थे जो खुद भी संगीत में रुचि रखते थे। इन्होंने 5 पाउंड देकर एक पुराना अकूस्टिक गिटार खरीदा और फिर उस पर धुन निकालना शुरू किया। इस बीच इनके एक मित्र ने इन्हें बैंड बनाने की सलाह दी और फिर ऐसा बैंड बना जिसमें इनके मित्र ने इलेक्ट्रिक गिटार को चुना, जबकि इन्होंने बेस गिटार को। एडम के पेरेंट्स ने भी इनके हुनर को आगे बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी
और कभी भी उन पर अपना ट्रैक बदलने के लिए कोई प्रेशर नहीं डाला। यहाँ तक कि उन्होंने खुद एडम को 15 साल की उम्र में एक नया बेस गिटार लाकर दिया ताकि उनका बेटा अपनी सभी इच्छाएं पूरी कर सके। सबसे पहले इन्होंने 5 लोगों के अपने बैंड का नाम रखा था फीडबैक, लेकिन बाद में इसे बदलकर दी हाइप कर दिया गया। पर ये नाम भी ज्यादा दिनों तक नहीं चला और आखिर में इसे बदलकर U2 कर दिया गया। इस बैंड के पहले मैनेजर की जिम्मेवारी खुद एडम ने ही निभाई थी। एडम के कुछ समय तक बतौर मैनेजर काम करने के बाद बैंड ने पॉल मैकगिनीज को बतौर मैनेजर हायर कर लिया और फिर इस रॉक ग्रुप ने एक के बाद एक कई एल्बम रिलीज किए। 1983 में इस ग्रुप ने वॉर नाम के एक म्यूजिक एल्बम को रिलीज किया। U2 के इस एल्बम को पिछले सभी रिकॉर्ड से ज्यादा पसंद किया गया और इसने बैंड की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने में भी अपनी एक अहम भूमिका निभाई। लेकिन 1987 में आए दी जोशुआ ट्री ने सफलता के सभी रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया और यही वो मास्टरपीस रहा जिसने U2 को स्टारडम तक पहुंचा दिया। It was fantastic. Outside it's America. Outside it's America. We started thinking about it at the end of the Unforgettable Fire tour, which would have been about 85, so it was right straddling the middle of the 80s. I think for us at that time, we felt very disconnected with what was happening musically. I mean, it was the time of synthesizer pop, and I think, new wave, as the Americans referred to it, hadn't really hit in America, but I think maybe A Flock of Seagulls were around, so there'd been a little bit of experimentation sonically. अपनी लगातार परफॉर्मेंसेज और नॉन स्टॉप टूर के चलते U2 को 1980 के दशक तक मोस्ट पॉपुलर रॉक एंड रोल बैंड्स में शुमार कर दिया गया। इस बैंड के संगीत में हर तरह के विषयों को सुना जाना ही इसकी सबसे बड़ी खासियत हुआ करती थी। इस बैंड ने राजनैतिक क्रांतिकारी मुद्दों के साथ साथ मानवाधिकारों जैसे विषयों को भी अपने एजेंडा में प्रमुखता दी। यहाँ तक कि इन्होंने 1985 में अफ्रीकन फैमिन रिलीफ के लिए किए गए लाइव एड में प्रमुखता से अपना कॉन्सर्ट किया था और फिर 2005 में दोबारा से इन्होंने लाइव एड कॉन्सर्ट में परफॉर्म किया। वैसे साथियों, यही वो साल भी था जब U2 को रॉक एंड रोल हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया था। The reason we're all here tonight is that in spite of all the cliches which do exist, rock and roll, when it is great, it is amazing. It changes your life. It changed our lives. Witness, for instance, tonight, the OJs, Percy Sledge, Bo Diddley, Eric Clapton, Buddy Guy, B.B. King, The Pretenders. I mean, amazing. Really magic stuff. You can break it down, you can study it all you want, but you cannot just dial it up. It doesn't work like that. And as far as U2 goes, I've stopped trying to figure out how, or more importantly, when our best moments are going to come along. But I think that's why we're still awake, and that's why we're still paying attention. And we know in the end, you see, we know that it is magic. Thank you. ये एडम का विश्वास ही था जो संगीत की दुनिया में इनका सफर इस ऊंचाई तक पहुंच सका, वरना बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो अपने सपनों को पूरा कर पाते हैं। एडम ने ग्रुप में परफॉर्म करने के साथ साथ बहुत से सोलो प्रोजेक्ट्स भी किए हैं। U2 को 1996 मिशन इम्पॉसिबल की थीम पर परफॉर्म करने के लिए 22 ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित भी किया गया था। आज भी U2 का सफर अनवरत जारी है और इसे चाहने वालों की शुभकामनाओं के साथ ये ग्रुप यूं ही आगे बढ़ने के साथ साथ नई बुलंदियां छूता रहेगा। पर इन सब के बीच एडम क्लेटन के योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता।
आज हमारी पूरी टीम की ओर से संगीतकार एडम को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। और दोस्तों, अब कुछ बातें वकालत से जुड़े पेशे की करते हैं। वैसे क्या आप हमें ये बता सकते हैं कि देश में सबसे पहले किस भारतीय ने बतौर बैरिस्टर प्रैक्टिस करना शुरू किया था? अच्छा, हम आपको हिंट दे देते हैं। हिंट ये है कि वो पश्चिम बंगाल से ताल्लुक रखते थे। नहीं पता? तो कोई बात नहीं। दरअसल आज के दिन ऐसे ही व्यक्ति की जयंती है जिन्होंने बतौर भारतीय बैरिस्टर पहली बार हाई कोर्ट से प्रैक्टिस शुरू की थी। इन्होंने न सिर्फ वकालत के दौरान बेगुनाह लोगों को ब्रिटिश अफसरों के झूठे आरोपों से बचाने में खास भूमिका निभाई, बल्कि इन्हें महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित करने व भारतीय राजनीति के संस्थापकों में भी शुमार किया जाता है। ये बात अलग है कि अपने इन तमाम प्रयासों के बावजूद कई बार इन्हें अंग्रेजी रहन सहन के कारण लोगों का विरोध व उपहास भी झेलना पड़ा था। देश के पहले प्रैक्टिसिंग बैरिस्टर मनमोहन घोष का जन्म आज ही के दिन 1844 में अविभाजित बांग्लादेश में हुआ था। इनके पिता रामलोचन घोष एक जाने माने उप न्यायाधीश हुआ करते थे। बचपन में मनमोहन घोष अपने पिता के साथ कृष्णानगर में रहा करते थे और यहीं से इन्होंने स्कूल के बाद दी जाने वाली विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा पास की थी। वैसे जब घोष स्कूल में ही थे तभी इन्होंने इंडिगो मूवमेंट पर एक लेख लिखा था और जब इन्होंने इसे हिंदू पैट्रियट समाचार पत्र में प्रकाशन के लिए भेजा तो उनके संपादक की मौत के कारण ये लेख कभी छप नहीं सका। 1861 में इन्होंने कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में दाखिला ले लिया। यहीं पर इनकी मुलाकात केशव चुंदर सेन से हुई और फिर इन्होंने साथ में मिलकर इंडियन मिरर नामक समाचार पत्र की शुरुआत की। 1862 में घोष और सत्येंद्र नाथ दो पहले ऐसे भारतीय थे जिन्हें इंग्लैंड जाकर इंडियन सिविल सर्विस परीक्षा की तैयारी करने और उसमें शामिल होने का मौका मिला। ये उस वक्त बहुत ही कठिन परीक्षा मानी जाती थी, खास तौर पर भारतीयों के लिए, क्योंकि भारत में इस परीक्षा के स्तर की पढ़ाई नहीं होती थी। ऐसे में इसे पास करने वालों की तारीफ जितनी भी की जाए उतनी ही कम होगी। यहाँ पर कई बार घोष को जातिवाद का सामना भी करना पड़ा। परीक्षा की तिथि और पाठ्यक्रम दोनों ही बदल दिए गए थे। इन्होंने 2 बार परीक्षा दी लेकिन उत्तीर्ण नहीं हो सके, जबकि सत्येंद्र नाथ टैगोर ICS परीक्षा को उत्तीर्ण करने वाले पहले भारतीय बने। इसी बीच मनमोहन घोष को इंग्लिश बार की तरफ से आमंत्रण मिला और 1866 में वो भारत वापस लौट आए। ये वक्त घोष के लिए काफी कठिन दौर रहा क्योंकि अब इनके पिताजी भी जीवित नहीं थे। ऐसे में इन्होंने कुछ और सोचने की बजाय 1867 से बतौर बैरिस्टर कोलकाता हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। इस तरह घोष पहले भारतीय प्रैक्टिशनर भी बने, जबकि इंग्लिश बार की तरफ से सबसे पहला आमंत्रण गगनेंद्र मोहन टैगोर को मिला था, लेकिन उन्होंने कभी प्रैक्टिस नहीं की। इसीलिए दूसरी बार आमंत्रित घोष को ही पहले प्रैक्टिसिंग बैरिस्टर होने का गौरव प्राप्त हुआ। प्रैक्टिस शुरू करने के कुछ ही समय बाद घोष का टैलेंट सभी को नजर आने लगा था। उन्होंने बहुत ही जल्द एक बेहतर क्रिमिनल लॉयर होने का खिताब अपने नाम कर लिया। बहुत से केसों में तो इन्होंने भारतीयों के प्रति ब्रिटिश शासन के दुर्व्यवहारों को उजागर भी किया। वकालत के अलावा इंग्लैंड से वापस आने के बाद इन्होंने अपनी पत्नी को आगे पढ़ने के लिए प्रेरित किया और जब उनकी पत्नी ने अपनी शिक्षा पूरी कर ली तब जाकर इन्होंने अपनी फैमिली लाइफ की शुरुआत की। इंग्लैंड में अपने आवास के दौरान अक्सर वो फिश करी और चावल खाते ही दिखे, जबकि भारत आने तक उनकी आदतों व पहनावे में कुछ झलक एंग्लो इंडियन की नजर आने लगी थी। घोष को जितना एक वकील के तौर पर पहचाना जाता है, उतना ही सम्मान इन्हें लोगों के स्तर को आगे बढ़ाने और महिला शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए भी दिया जाता है। इन्होंने
इन्होंने इंग्लैंड की अपनी एक महिला मित्र मैरी कारपेंटर के साथ मिलकर महिलाओं को पढ़ने के लिए प्रेरित करना आरंभ किया था। और ये तब संभव हुआ जब मैरी 1869 में एक निश्चित योजना के साथ भारत आई थी। इस दौरान घोष ने उन्हें पूरा सहयोग दिया। घोष ने हिंदू महिला विद्यालय के साथ जुड़कर इस दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। जिस वक्त बांग्ला महिला विद्यालय और बैथुन स्कूल आपस में मिले, उस वक्त भी घोष ने अहम भूमिका निभाई थी। और इसी बीच घोष जी की अचानक मृत्यु हो गई, लेकिन उनका ये सपना आगे बढ़ा। इन्होंने अपने जीते जी इस स्कूल को उच्च शिक्षा के केंद्र में तब्दील कर दिया था, जहां पर लड़कियां पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल तक पढ़ सकती थी। और अपने इन्हीं कारणों से इन्होंने भारतीय राजनीति को भी नई दिशा प्रदान की थी। इंग्लैंड से वापस आने के बाद इन्होंने देश में जगह जगह अपने व्याख्यानों का सिलसिला जारी रखा और लोगों को अपने मुद्दों के प्रति आवाज उठाने के लिए प्रोत्साहित किया। आज मनमोहन घोष भले ही हमारे बीच मौजूद नहीं है, लेकिन उनके द्वारा की गई शुरुआत से भारत ने आजादी के लक्ष्य को न सिर्फ हासिल किया, बल्कि हम विश्व के मानचित्र पर अपनी छाप छोड़ने में भी कामयाब रहे हैं। आज समस्त देशवासियों और बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड की ओर से मनमोहन घोष को हमारा नमन। दोस्तों, बात शिक्षा की हो या फिर साहित्य के उद्गम की, चर्चा आजादी की अलख जगाने पर हो या फिर खेलों के क्षेत्र में नाम रोशन करने पर, देश का एक हिस्सा हमेशा ही अव्वल रहा है। और शायद इस राज्य की खूबियों के कारण ही ब्रिटिशर्स ने इसे ही अपनी राजधानी के तौर पर भी चुना था। जी, हम बात कर रहे हैं बंगाल की। इस धरती के योगदान आज भी इतिहास में सबसे ज्यादा नजर आते हैं। बंगाल की धरती पर जन्मे अब तक बहुत से लोगों के बारे में हमने जाना, लेकिन अब हम जिस खेल की बात कर रहे हैं उसे लोगों की दैनिक गतिविधि से निकालकर खेल का हिस्सा बनाने में भी बंग भूमि का योगदान प्रमुख रहा है। नहीं समझे? अरे मैं बात कर रही हूँ रेसलिंग यानी कुश्ती की। साथियों, बंगाल की इसी धरती पर आज ही के दिन 1892 में हुआ था जन्म एशिया के पहले ऐसे रेसलर का, जिन्होंने 1921 में यूएस में आयोजित वर्ल्ड लाइट हैवीवेट चैंपियनशिप को जीतकर देश का नाम रोशन कर दिया था। वैसे तो इनका वास्तविक नाम जतिंद्र चरण गोहो है, लेकिन दुनिया इन्हें इनके निकनेम गोबार गोहो से ही पहचानती है। गोहो देश के विश्व प्रसिद्ध रेसलर्स में से एक है। इनका जन्म एक रेसलर परिवार में ही हुआ था। यही वो परिवार भी था जिन्होंने रेसलिंग को एक कला के तौर पर बंगाल के साथ साथ देश में प्रमोट किया। गोबार गोहो के परदादा जी ने ही पहली बार मस्जिद बरी रोड में एक अखाड़े की स्थापना की थी और खुद स्वामी विवेकानंद ने भी यहाँ रेसलिंग की बारीकियां सीखी थी। गोहो ने अपने पिता व चाचा से रेसलिंग में पारंगत होने की कला सीखी और फिर टेक्निकल प्रशिक्षण इन्होंने जाने माने इंडियन रेसलर खालसा चौबे व रहमानी पहलवान से लिया। ये दोनों भी गोहो के परिवार में ही काम किया करते थे। गोहो जब बड़े हुए उस वक्त इनकी लंबाई 6 फुट 1 इंच थी, जबकि वजन 290 पाउंड्स और छाती 48 इंच थी। ये कद काठी इस खेल के लिए उपयुक्त मानी जाती है। रेसलिंग के साथ साथ गोहो ने अपनी स्कूली पढ़ाई तो जारी रखी ही, साथ में कुकूब खान से इन्होंने हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक का प्रशिक्षण भी लिया था। यहाँ तक कि कई बार इन्होंने नरेंद्र नाथ बासु के साथ म्यूजिक ग्रुप में हिस्सा भी लिया था। रेसलिंग में गोबार का प्रोफेशनल करियर शुरू हुआ था 18 वर्ष की उम्र यानी 1910 के करीब। इन्होंने पहला मुकाबला त्रिपुरा के महाराजा के दरबारी रेसलर नवरंग सिंह के साथ किया था। इस दौरान इन्होंने कोई भी पैसा नहीं लिया था। वर्ष 1910 में ही लंदन की जॉन बुल सोसाइटी ने एक वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया और इसमें दुनिया भर के रेसलर्स को आमंत्रित किया गया।
इस प्रतियोगिता में भारत की तरफ से गोबार और जूनियर गामा ने हिस्सा लिया था। लेकिन ट्रिप के दौरान गोबार की मुलाकात पहले ब्लैक हैवीवेट बॉक्सिंग चैंपियन जैक जैक्सन से हुई थी, जिसे हराने के साथ साथ इन्होंने स्कॉटलैंड के हाईएस्ट रैंक्ड चैंपियन कैंपबेल को भी शिकस्त दी थी। यहाँ तक कि गोबार ने स्कॉच गेंट के नाम से मशहूर स्कॉटिश रेसलर जिमी इसॉन को भी करारी पराजय का आईना दिखाया था। जिमी को स्कॉच गेंट उसकी अनैतिक गतिविधियों व इल्लीगल पंचेस के कारण कहा जाता था। इस तरह रेसलिंग में गोबार का करियर लगातार आगे बढ़ता रहा और 1920 से 1926 के मध्य अपने तीसरे यूरोप टूर में इन्होंने वो कर दिखाया जो अब तक कोई भी एशियाई नहीं कर सका था। 30 अगस्त 1921 को सैन फ्रांसिस्को में आयोजित वर्ल्ड लाइट हैवीवेट चैंपियनशिप में पूर्व चैंपियन को हराकर इन्होंने मुकाबले में जीत दर्ज की। हालांकि इस जीत के बाद भी गोबार ने बहुत से चुनौतीपूर्ण मुकाबलों में देश का नाम रोशन किया और फिर 1944 में प्रोफेशनल रेसलिंग से इन्होंने संन्यास ले लिया। गोबार गोहो ने रेसलिंग में अपनी स्टाइल खुद से विकसित की थी और इसी के साथ ही इन्होंने इंडियन रेसलिंग को नई दिशा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई। उनकी स्टाइल में धोनका, टिब्बी, धाक, तंग, पट, धोबिया पट और खुल्ला जैसी कई टेक्निक शामिल थी, जिनका प्रयोग आज भी रेसलिंग में किया जाता है। वैसे उस समय तक न सिर्फ रेसलर्स बल्कि बॉडी बिल्डर्स ने भी इनसे प्रेरित होना शुरू कर दिया था और अपने अपने क्षेत्र में रेसलिंग को प्रमोट करने का काम भी किया। 1972 में गोबार गोहो की मृत्यु के बाद इनके शिष्यों ने अपने गुरु के नाम के गौरव को लगातार बरकरार रखा और 1992 में इनके जन्म के 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में समारोह का आयोजन किया था। अभी भी उनके द्वारा स्थापित किया गया अखाड़ा गोबार गोहो अखाड़ा के नाम से अपने लक्ष्यों को पूरा कर रहा है। रेसलिंग के क्षेत्र में गोहो परिवार के योगदानों का कर्ज चुकाना तो मुमकिन नहीं है। आज हमारी पूरी टीम भी देश के इस महान रेसलर और इनके योगदानों को तहे दिल से सलाम करती है। और अब बारी आती है आज के सवाल की। घड़ी ने इशारा कर दिया है कि हम आज का सवाल आपसे पूछ ले। आपको एक डायलॉग सुनना है और सुनकर बताना है कि ये कलाकार कौन है, यानी कि आवाज पहचानिए और इस कलाकार का नाम बताइए। हमदर्दी के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आप सुनिए। आईपीएस बनने के लिए जी तोड़ मेहनत की है मैंने। आईएएस के लिए चुना गया था। कलेक्टर बनकर आराम की जिंदगी गुजार सकता था मैं, लेकिन मैंने आईपीएस चुना। क्यों? क्योंकि हर मुजरिम में मुझे वही लोग नजर आते हैं। हर मुजरिम को मैं कानून के सामने भिखारी की तरह खड़ा देखना चाहता हूँ। और ये मैं आपसे इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि ये मेरे घर का मामला है, नहीं, ये मेरे मुल्क का मामला है। सही जवाब भेजिए born2be remembered@gmail.com पर। तो अब अपनी दोस्त बबीता को यहीं पर दीजिए इजाजत। बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी। नमस्कार। मैं बनना चाहूँ जैसा परछाया सपनों में, मैं उड़ना चाहूँ जैसा परछाया सपनों में। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता है अभिषेक लकड़ा, सह प्रस्तुतकर्ता कोपल ठाकुर, आलेख प्रियंका तिवारी, शोध एवं विकास अभिषेक शर्मा, कार्यकारी निर्माता जैनेन्द्र सिंह।